विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश 14 जुलाई 2024 13 दिन शेष 189 पदों के लिए उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा आयोजित की जानी है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा। ठीक है, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि अब डर लग रहा है। लगेगा, स्वाभाविक है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, कब तक लगेगा? जैसे ही आप अपना सेकंड पेपर पूरा देके आओगे तब तक लगेगा। कब तक लगेगा? फर्स्ट पेपर में ज्यादा लगेगा, सेकंड पेपर में थोड़ा नॉर्मल हो जाओगे। जैसे ही आप सेकंड पेपर आपका पूरा होगा उसके बाद वो डर भी समाप्त हो जाएगा। द फियर ऑफ फेसिंग द डेंजर इज मोर डेंजरस देन डेंजर इटसेल्फ। जो किसी फियर ऑफ फेसिंग द डेंजर, किसी डेंजर को, डेंजर जैसे लेते हो आप लोग परीक्षाओं को, किसी खतरे को सामना करने का जो डर होता है वो उस खतरे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या परिवर्तन होगा, चेंजेस होंगे या पहले जैसे ही होंगे? तो बिल्कुल होंगे जी, परिवर्तन लगता है मुझे, जो मेरा अनुभव है 22 सालों का। क्योंकि 2023 में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी बड़े भाई रविंद्र दुगराण जी के साथ डेलीगेशन में जाने का मौका मिला था लोक सेवा आयोग में। तत्कालीन अध्यक्ष राकेश कुमार जी थे और ये जो आपके नेता हैं, हमारे नेता हैं रविंद्र दुगराण जी, मैं इनको पिछले 22-24 सालों से युवाओं की लड़ाई लड़ते हुए देख रहा हूँ शासन स्तर पर। ये वो काम भी करा देते हैं जो कोई नहीं करा पाता है, शासन से वो करवा देते हैं, सरकार से वो काम करवा देते हैं, चाहे महिला रिजर्वेशन हो, चाहे कोई भी चीज हो। ठीक है, तो उस समय अध्यक्ष जी ने बोला था, ये पूर्व अध्यक्ष जो थे राकेश कुमार जी सीनियर आईएएस, इन्होंने कहा था कि मैं उत्तराखंड पीसीएस को यूपीएससी के पैटर्न पर करवाऊंगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आएंगे हम और इसको 1 साल के अंदर पूरी प्रक्रिया क्या करेंगे, करवाएंगे। तो हालांकि वो फिर उन्होंने इस्तीफा त्यागपत्र दे दिया था कुछ कारणों से। ठीक है, अभी भी देर ही हो रही है, पिछले पीसीएस का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। अगर हर साल 1 साल की प्रक्रिया हो जाए तो फिर ऐसा लगता है कि यहाँ के युवा भी क्या करेंगे, काफी फायदा मिलेगा उनको, क्योंकि यहाँ के युवा अन्य राज्यों में नहीं जाते हैं परीक्षा देने के लिए, बहुत कम परसेंटेज है, जबकि अन्य राज्यों का जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा है दूसरे राज्यों में क्या करने का, परीक्षा देने का। तो रिफॉर्म की बात की गई थी, एक आस जगी थी, तो अभी तो दिख नहीं रहा है। 3-4 साल हो गए मेरे ख्याल से पिछले वाले पीसीएस को, उसका रिजल्ट नहीं आया। चलो ये वाला प्री करा दिया टाइम पर, अब देखते हैं इसको कितना लेके जाते हैं ये। तो अब जी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं पढ़ा जा रहा है, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पूरे 1 साल 2 साल 3 साल की जो मेहनत है वो एक तरफ है, लास्ट के जो दिन रिवीजन के दिन होते हैं ये एक तरफ होते हैं। तो जब मैंने कहा सिलेबस सबसे पहले आगे रखना है, जैसे हमने थोड़ा बहुत 2-3 चीजों में मैंने इतिहास में बताया कैसे पढ़ना है तेजी से, तो मैंने वो बता दिया। साथ में हर चीज के साथ आप देख रहे होंगे उत्तराखंड का इतिहास। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो इतिहास से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, मुश्किल से 10, 12, 15 इतने ही आएंगे। लेकिन मैंने कहा उत्तराखंड ज्यादा आना है, क्या आना है। और ये बात उस समय समझा दी गई थी अध्यक्ष जी को। अध्यक्ष जी ने जब बोला कि मैं आईएएस के पैटर्न पर परीक्षा कराऊंगा, तो हमने कहा कि उत्तराखंड के जो युवा हैं वो सब लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं, यूपीएससी के पैटर्न वालों को फिर फायदा मिलेगा। अन्य स्टेट्स जो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कोचिंगों में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनको फायदा मिलेगा, यहाँ के बच्चों को नहीं मिलेगा। उन्हीं के कहने पर, ये रविंद्र दुगराण जी के कहने पर ही ये उत्तराखंड के 2 पेपर डाले गए इसमें मेंस में। क्या किए गए? सरकार से निवेदन किया हुआ उन्होंने, जो भी किया अपने कार्य, लेकिन उनके कहने पर यह कार्य हुआ और उत्तराखंड के 2 पेपर मेंस में जुड़े। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे, तो हर एक सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट पे ही मत लगे रहना, साथ में जैसे जैसे कुछ आप सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो साथ साथ उत्तराखंड का भी पढ़ते रहो। अगर इतिहास पढ़ रहे हो तो उत्तराखंड का इतिहास पढ़ो, भूगोल पढ़ रहे हो तो साथ में उत्तराखंड के भूगोल को ज्यादा टाइम दो, क्योंकि आपके जो ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं और सही होने के चांसेस है उत्तराखंड के लोगों के, वो ये वाले पार्ट से हैं। अदर स्टेट का अपने सब्जेक्ट पे कमांड हो सकता है, लेकिन स्टेट पर कमांड नहीं हो सकता होता जितना कि आप लोगों का होगा। ठीक है, तो जैसे उत्तराखंड इतिहास एवं संस्कृति में क्या दे रखा, प्रागैतिहासिक काल। अब कितना पढ़ना है भाई, तो आपने ये पता ही है आपको, परीक्षा वाणी आप लोग पढ़ते हो या अन्य जो बुक्स जो भी पढ़ते हो आप, अजय सिंह रावत जी की पढ़ते हो या स्टेप गढ़वाल पढ़ते हो ना, तो प्रागैतिहासिक काल को पढ़ना है आपने, बहुत तेजी से पढ़ना है। आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ना है, उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां पढ़नी है, कुनिंद योद्धे पढ़ने हैं, कार्तिकपुर राजवंश पढ़ना है, कत्यूरी राजवंश पढ़ना है, गढ़वाल और परमार राजवंश पढ़ना है,
कुमाऊं का चंद राजवंश पढ़ना है, गोरखा आक्रमण शासन पढ़ना है, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संघर्ष, 1857 में उत्तराखंड, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान, उत्तराखंड के जन आंदोलन, संबंधित अन्य पहलू। ये उत्तराखंड के इतिहास में यूनिट 1 में ही लास्ट में आप देख रहे होंगे, ये सिलेबस में कंसिडर हो रखा है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल उठाया, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड को आपने 3 भागों में बांटा, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। क्या किया आपने भाई? मानव के रहन सहन और उसके द्वारा उपयोग में लाने जाने वाली जो सामग्रियां थी, उपकरण थे, बर्तन थे, है ना, प्रगति क्रम में प्रगतिशील काल को पुरापाषाण काल यानी निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, महापाषाण व धातु आदि कालों में बांटकर अध्ययन किया गया। उसमें ऐसे करना है आपने। तो अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? निम्न पुरापाषाण काल का प्रमुख उपकरण क्या था? आंसर मुष्टि कुठार। मुष्टि कुठार, मुष्टि क्या बोलते हैं जो आप बंद करते हो मुट्ठी को, कुठार, मुष्टि कुठार। ऐसे ही पूछेगा उच्च पुरापाषाण काल का प्रमुख उपकरण क्या था? तो चमकदार फलक और तक्षणियां थे। ये क्वेश्चन बने हुए हैं दरअसल। इस समय आपने क्या करना है, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उसमें जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है उस पर खास ध्यान देना है आपने, इस पर कि क्वेश्चन कहां से बन सकता है। जैसे मैंने कहा आपको कि निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण क्या है? मुष्टि कुठार है। ठीक है, अब ये साक्ष्य कहां से मिलते हैं निम्न पुरापाषाण काल के? तो कालसी से मिलते हैं। यमुना तट पर है कालसी, आपको पता ही है। यमुना टॉस का संगम होता है कालसी के आसपास, होता है टॉस, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में बॉर्डर बनाती है। बड़ा तेज वेग है उसका, प्रवाह है। श्रीनगर के पास अलकनंदा तट पर, श्रीनगर आपको पता ही अलकनंदा नदी के तट पर है। षड्यंत्र टापू देखा होगा आपने वहां पर, है ना। अल्मोड़ा में खुटानी नाला, अल्मोड़ा में खुटानी नाला के पास, और रामगंगा घाटी में, यहां से निम्न पुरापाषाण काल के क्या मिले? साक्ष्य मिले। मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण क्या है? शल्क और खुरचनिया है। क्या है? ये याद करना पड़ेगा, शल्क और खुरचनिया, मध्य पुरापाषाण काल। इस काल के साक्ष्य कहां से मिले? श्रीनगर गढ़वाल से मिले। कहां से मिले? फिर उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण क्या है? चमकदार फलक और तक्षणियां है। चमकदार फलक और तक्षणियां। तो अब आपने ऐसे क्रम में याद करना, मुष्टि कुठार, शल्क खुरचनिया, चमकदार फलक और तक्षणियां। एक हो गया निम्न पुरापाषाण काल का, एक हो गया मध्य पुरापाषाण काल का, एक हो गया उच्च पुरापाषाण काल का। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण राज्य में अभी तक नहीं मिले हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा किस पुरापाषाण काल के उपकरण अभी तक राज्य में नहीं प्राप्त हो सके हैं हमें? आंसर उच्च पुरापाषाण काल। अब पुरापाषाण काल के बाद क्या आता है? मध्य पाषाण काल। पुरापाषाण काल के बाद क्या आता है? मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में उपकरण क्या होते हैं? छोटे होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, इसीलिए इन्हें सूक्ष्माश्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्म जहां पर भी आ गया समझ लो लिथ। अश्म मतलब चट्टान, पत्थर। ठीक है, राज्य में इस काल के कुछ उपकरण जसकोट से मिले हैं। फिर क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि पुरापाषाण काल मध्य पाषाण काल के जो सूक्ष्माश्म है या जो उपकरण है वो कहां से प्राप्त हुए हैं? आंसर जसकोट से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? जसकोट से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बाकी पाषाण युग में मानव कहां रहता था? गुफाओं में रहता था, शैलाश्रयों में रहता था, शैलों के नीचे आश्रय लेता था, है ना। गुफाएं कहां कहां से मिली हैं? चमोली से मिली हैं, अल्मोड़ा जिले में मिली हैं। ठीक है, 1968 में एमपी जोशी, डॉक्टर एमपी जोशी ने सबसे पहले अल्मोड़ा शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के तट पर लाखू उडियार गुफा की खोज की। 3 क्वेश्चन बन गए। लाखू उडियार कहां है? आंसर अल्मोड़ा में है। लाखू उडियार किस नदी के तट पर है? सुयाल नदी के तट पर है। लाखू उडियार की खोज कब हुई? 1968 में हुई। लाखू उडियार की खोज किसने की? डॉक्टर एमपी जोशी जी द्वारा की गई। क्या मिला? सामूहिक नृत्य करते व्यक्तियों, आदमियों के 2 समूह मिले। शिकार करते हुए आदमियों के एक समूह मिला। कुछ पशु पक्षियों के चित्र मिले, है ना। चित्र में क्या थे? सफेद, गेरू, गुलाबी और काले रंगों से सजाया गया था। रंग भी हल्के हल्के आपने ध्यान रखने हैं, सफेद, गेरू, गुलाबी और काले रंग।
लाखोडियार से कुछ ही दूरी पर एक फड़कानौली शैलाश्रय है। यशोधर मठपाल जी ने 1985 में फड़कानौली शैलाश्रय और 1989 में पेटशाल शैलाश्रय की खोज की। इन दोनों शैलाश्रयों के चित्र नष्ट हो चुके हैं। आदत है हम लोगों की ना, जैसे गए होंगे गाय चराने वाले या जो भी है, तोड़ने की आदत है, छेड़ने की आदत है, तो वो नष्ट हो चुके हैं। लाखोडियार से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित फड़कानौली के पास चित्रयुक्त 3 शैलाश्रय हैं। अल्मोड़ा शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर फल सीमा के निकट एक चित्रित शैलाश्रय है। कुछ नए टर्म जुड़े हैं मैंने कहा किताबों में, वो देखने आपने। दीना पानी, ये अल्मोड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दीना पानी। 3 किलोमीटर की दूरी पर लुएथाप, दीना पानी अल्मोड़ा से 3 किलोमीटर की दूरी पर लुएथाप, कौन सी जगह? लुएथाप से पहले भी क्वेश्चन बने। लाल रंग के चित्रित शैलाश्रय हैं। कैसे? लाल रंग के चित्र बनाए गए हैं। यहाँ के शैलाश्रयों में शिकार और नृत्य मुद्रा में मानव चित्रित है। शिकार करते हुए दिखाया गया है और नृत्य करते हुए दिखाया गया है ना। देखो ना, इन लोगों के पास कुछ नहीं था, फिर भी नृत्य करते थे ये लोग, और आप लोगों के पास सब कुछ है। कितनी बार करते हो? चलो पेपर हो जाएगा, उसके बाद करना। चमोली में अलकनंदा नदी के तट पर डुंगरी ग्राम, कहां पर भाई? इसके पास गोरखिया उडियार। कौन सा उडियार? अब पूछेगा गोरखिया उडियार कहां है? चमोली में। किस नदी के तट पर? अलकनंदा नदी के तट पर है। कहां से होता है उद्गम अलकनंदा का? अलकनंदा का उद्गम कहां से होता है? सतोपन ताल से होता है। कहां से होता है? बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर है। किस पर? अलकनंदा नदी के तट पर है। सरस्वती और अलकनंदा का जो संगम होता है वो कौन सा प्रयाग कहलाता है? केशव प्रयाग कहलाता है। कहां पर है? माणा गांव का नाम क्या है? मणिभद्रपुर, मणिभद्रपुरी, भारत का पहला गांव। पहले क्या बोलते थे उसको? अंतिम गांव। अंतिम गांव बोल के उसको डिमोरलाइज करते थे। आज जो नई सरकार थी उन्होंने कहा कि नहीं, पहला गांव है। क्या है? पहला गांव। चलो बहुत अच्छी बात है, पहला गांव। कॉन्फिडेंस बढ़ा है उससे। वरना जब हम जाते थे, हम अंतिम गांव में जा रहे थे, तो आधा शरीर तो वैसे ही क्या हो जाता था, पता नहीं फिर अब सहायता मिलेगी नहीं मिलेगी। पहला गांव बोल के कॉन्फिडेंस बनता है। चलो, तो डुंगरी गांव के पास गोरखिया उडियार मानव व पशु सहित कुल 41 चित्र मिले हैं। गुलाबी और लाल रंग से चित्रित हैं। राज्य के सभी शैलाश्रयों में सबसे सुंदर चित्र यहीं के हैं। अब सबसे सुंदर चित्र कहाँ के हैं? गोरखिया उडियार के हैं। डुंगरी गांव, अलकनंदा नदी, चमोली। ठीक है। थराली के पास किमनी गांव, किमनी शैलाश्रय के निकट हल्के सफेद रंग के चित्र मिले हैं। चमोली में क्या मिले हैं? किमनी शैलाश्रय का है चमोली में। ऐसे ही यमुना घाटी में पुरोला, उत्तरकाशी, संख लिपि में उत्कीर्ण काले रंग के आलेख प्राप्त हुए हैं। किस लिपि में? संख लिपि में। इस आलेख की अनुमानित आय बताई जाती है कि लगभग 2100 साल पुराने हैं। 2100 से 1900 साल पुराने हैं। कितने? हमें लग रहा हम ही है, हमें लग रहा अपना एक क्या, वो जो आईफोन लेके फोटो खिंचा रहे हैं, वहां पर कहीं जा रहे हैं ना, तो फोटो खिंचा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम ही पहुंचे हैं। अरे हमसे पहले भी लोग थे। ठीक है, सदियों से लोग रह रहे हैं उत्तराखंड में। तो 2100 से 1900 साल पहले पुरोला उत्तरकाशी में संघ लिपि में उत्कीर्ण काले रंग का आलेख प्राप्त हुआ है। इस आलेख की अनुमानित आय मैंने बता दी, 2100 से 1900। महापाषाण कालीन समाधान, मृदभांड, ओखली, शिष्ट, दीर्घाश्म आदि के साक्ष्य नौला ग्राम, पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा, मेनहिर अल्मोड़ा, नौगांव अल्मोड़ा, मुनिया की ढाई अल्मोड़ा, देवीधुरा चंपावत, गोपेश्वर चमोली, गोपेश्वर मतलब चमोली में है गोपेश्वर, गोपेश्वर चमोली, मलारी चमोली, पश्चिमी नयार घाटी पौड़ी, जसकोट, इन स्थानों से मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? महापाषाण कालीन समाधान, मिट्टी के बर्तन यानी मृद भांड, ओखली यानी कप मार्क्स, ओखली मतलब कप मार्क्स। अरे भाई उत्तराखंड में जाओगे ना तो पहले ओखलियां होती थी हर घर के बाहर, और छोटे छोटे कप मार्क्स भी मिलते हैं अखरोट तोड़ने वाले। एक तो बड़ी ओखलियां होती हैं धान कूटने वाली, एक होते हैं छोटे छोटी कप मार्क्स मिलते हैं,
जिनमें अखरोट तोड़े जाते थे। ठीक है। डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा पश्चिमी रामगंगा घाटी में जो नौला ग्राम में 73 ओखलियां प्राप्त किए हैं, 73 कप मार्क्स प्राप्त किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2023 में इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। किसको? रामगंगा घाटी में नौला ग्राम को संरक्षित क्षेत्र। मतलब ये हमारी धरोहरें हैं भाई। यहां से पता चलेगा कि इतने साल पहले भी यहां पर मनुष्य रहता था, ओखलियां बनाता था, कूटता था, खाता था, है ना। देवीधुरा चंपावत में कप मार्क्स की खोज किसने की? डॉक्टर MP जोशी द्वारा की गई। गोपेश्वर में पश्चिमी नयार घाटी कप मार्क्स की खोज किसने की? डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज। ये सब बड़े लेखक हैं, इन सब लोगों ने अपनी किताबें लिखी हैं, इनको पढ़िएगा कभी। डॉक्टर यशोधर मठपाल जी को, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज जी को, है ना। बहुत कुछ दिया इन्होंने उत्तराखंड को अपनी लेखनी से। राज्य में धातुकालीन युग के साक्ष्य कहां से मिले हैं? पिथौरागढ़ के बनकोट से मिले हैं। 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली है। कहां से? बनकोट, पिथौरागढ़ से ताम्र आकृतियां मिली है, मानव आकृतियां मिली है। इसका मतलब धातुकालीन युग, यानी धातुओं का प्रयोग शुरू कर दिया मनुष्य ने। पिथौरागढ़ जिले में ही नैनीताल के पास 5 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं। अल्मोड़ा जिले में कुछ मानव आकृतियां मिली हैं। हरिद्वार जिले के भादराबाद में ताम्र उपकरण आदि प्राप्त हुए हैं, पुराने भादराबाद से। कहां से? हाँ जी। और जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो शोधार्थी थे, शोधार्थी बोलते हैं जो शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन्होंने चमोली जिले में मलारी गांव में सर्वेक्षण जब किया तो वहां पर लौह उपकरण मिले, एक वृषभ कंकाल मिला, बैल का सांड का कंकाल मिला, समाधान मिले, एक मानव कंकाल मिला, उसके ऊपर स्वर्ण मुखौटा मिला, सोने का मुकुट 5.2 kg का। यहाँ 1 तोला नहीं लिया जा रहा। उस जमाने में मनुष्य 5 किलो और 200 ग्राम 5 किलो 200 ग्राम का मुखौटा क्या कर रहा है? सोने का, वो भी स्वर्ण मुखौटा। एक कांसे का कटोरा मिला। क्या मिला? कांसा समझते हो? ब्रॉन्ज। कॉपर प्लस टिन यानी ब्रॉन्ज, और कॉपर प्लस जिंक इज इक्वल टू ब्रास, पीतल। कॉपर में जिंक मिलाओगे तो पीतल बनेगा, कॉपर में टिन मिलाओगे तो ब्रॉन्ज बनेगा। क्या बनेगा? ब्रॉन्ज बोलते हैं कांसे को, ब्रास बोलते हैं पीतल को। ठीक है। 10 मिट्टी के पात्र मिले, कुछ हत्थे युक्त काले चित्र धूसर भांड प्राप्त हुए। प्रागैतिहासिक काल का मानव गुफाओं में निवास करता था और इसकी दीवारों सुंदर सुंदर चित्रों से सजाता था। अपने भोजन की पूर्ति व शिकार विभिन्न फलों, कंदमूलों संग्रहण करके करता था। शिकार व अन्य कार्यों के लिए तरह तरह के पाषाण उपकरणों का उपयोग करता था। कालांतर में धातु व आग से भी परिचित हो गया। फिर भी डांस करता था, वह नृत्य करता था। क्या करता? प्रसन्न था। इसका मतलब क्या था? सेरोटोनिन, डोपामिन का लेवल बहुत हाई था इस व्यक्ति का। कुछ नहीं था, देखो, हथियार नहीं थे, औजार नहीं थे ढंग के, है ना। फिर आते हुए आद्य इतिहास में, किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल, प्रो हिस्टोरिक एज बोलते हैं। सेकंड जो आपका उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति में दे रखा आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपने पढ़ना है पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी है, इसकी वजह से राज्य में आद्य इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या है? सिर्फ धार्मिक ग्रंथ है। वैसे तो आद्य इतिहास किसे कहा जाता है कि लिपि मिली है परंतु पढ़ी नहीं जा सकी है। क्या? लिपि मिली है परंतु पढ़ी नहीं जा सकी, ऐसे इतिहास को आद्य इतिहास बोलते हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड में आद्य इतिहास में धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से आद्य इतिहास लिखा गया है, इसीलिए इस काल को पौराणिक काल भी क्या कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, आद्य ऐतिहासिक काल को या किस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है? आंसर, आद्य ऐतिहासिक काल को। अगर मैं होता यहां से क्वेश्चन बनाता मैं। ठीक है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के प्रथम उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है? वेदों में प्राप्त होता है। वेद जानना, है ना। अपौरुषे, पुरुषों द्वारा नहीं लिखे गए। उत्तराखंड में तो ये भी कहा जाता है कि वेदनी बुग्याल में लिखे गए। वेदों के जो लिखा गया वो कहां पर लिखा गया? वेदनी बुग्याल में। उत्तराखंड में आपने ऐसे बोलना है, लेकिन जो अगर पूरे स्तर पर अगर हम देखें तो वेद जो है वो आर्य लोग लेके आए थे। ठीक है। इस क्षेत्र में हेमवत देवभूमि एवं मनुष्यों का पूर्ण भूमि कहा गया है। क्या कहा गया वेदों में? हेमवंत देवभूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि। और इस देवभूमि को देवभूमि बना के रखना है भाई।
दानवों की भूमि नहीं बनाना है इसे। ठीक है, वेदों के अलावा गढ़वाल क्षेत्र का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में मिला है, पुराणों में मिला है, रामायण में मिला है, महाभारत में मिला है। महाभारत में तो आप सुनते ही हो, पांडव जो थे क्या पितृहंता, भातृहंता, गुरुहंता, है ना, बाद में कहाँ आए, यही आए। उसके बाद किसके साथ गए, लोमश ऋषि के साथ। भूटिया कुत्ता भी गया साथ में हमारा उनको छोड़ने। फिर एक एक करके वो पांडव क्या होते रहे, और फिर कहां तक गए, स्वर्गारोहिणी तक गए। कहां तक गए, स्वर्गारोहिणी तक। चलो, तो महाभारत में मिला है, धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त। इन ग्रंथों में इन क्षेत्र को पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र क्षेत्र कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में यहाँ उत्तर कुरुओं का निवास होने के कारण इस क्षेत्र को उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। अब खाली आपसे क्वेश्चन इतना ही पूछेगा कि उत्तर कुरु शब्द का उल्लेख मिलता है कहां पर, उत्तराखंड के लिए। आंसर ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय कौशिकी, ये जो दो ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण किसके हैं। कौशिकी ब्राह्मण में वर्णन है कि वाक देवी सरस्वती का निवास स्थान बद्रीनाथ है, और आज भी है। सरस्वती जो नदी आती है वो कहां से आती है, मतलब बद्रीनाथ में ही दिखती है, मणिभद्रपुरी में दिखती है। वाक देवी सरस्वती का निवास स्थान कहां है, बद्रीनाथ में। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों, नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर और कश्मीर का उल्लेख है, जिसमें 2 खंड यानी मानस खंड और केदार खंड के संबंध किससे, उत्तराखंड से। यानी उत्तराखंड में ही है आपका मानस खंड और केदार खंड। 5 हिमालयी खंड कौन से थे स्कंद पुराण में, नेपाल, मानस खंड, केदार खंड। ये मानस खंड, केदार खंड हमारा उत्तराखंड हो गया, जालंधर और कश्मीर। ठीक है। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र, हरिद्वार, माया क्षेत्र हरिद्वार में श्वेत पर्वत यानी हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड यानी गढ़वाल क्षेत्र कहा गया है, तथा नंदा पर्वत से टॉस व कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया, मानस खंड कहा गया है। क्या कहा गया है, वर्तमान में कुमाऊं क्षेत्र जो है, कुमू चंपावत को बोलते हैं, कुमू। बधान का नंदा पर्वत, बधान क्षेत्र बोलते हैं, या आपका जो कर्णप्रयाग वाला यही है बधान, नंदा देवी की भूमि। बधान का नंदा पर्वत इन दोनों खंडों की विभाजन रेखा पर स्थित है। किसके भाई, कुमाऊं और गढ़वाल। ठीक है। पुराणों में मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तरखंड, ब्रह्मपुर, खस देश आदि नामों से भी संबोधित किया गया है। मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खस देश आदि नामों से भी संबोधित किया गया है। बौद्ध साहित्य में पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड क्षेत्र को हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन बना हुआ है पहले, बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया, आंसर हिमवंत। ठीक है। तो थोड़ा गढ़वाल क्षेत्र के बारे में बता दूं, वैदिक काल में इस क्षेत्र को हेमवत क्या कहा गया है। देखो, बौद्ध ग्रंथों में हिमवंत कहा गया है, लेकिन वैदिक काल में इस क्षेत्र को हेमवत कहा जाता था। महाभारत में इसको उत्तर कुरु, पुराण काल में केदार खंड कहा गया। पुराण काल में क्या गया, केदार खंड कहा गया, जबकि पुराणोत्तर काल में है ना, पुराणों के बाद वाला जो काल है, इस क्षेत्र को केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि एवं किरात मंडल आदि नामों से जाना गया। कालांतर में इस क्षेत्र के 52 गढ़ों को देश, वीर भड़ों को देश, सुन लेना गाना, काफी चीजें पता चल जाएगी। तो 52 गढ़ों, पहाड़ी किलों को पंवार राज शासक अजय पाल द्वारा विजित कर लेने के बाद गढ़वाल नाम प्रयुक्त होने लगा। तो 52 गढ़ों को किसने विजित किया, पंवार शासक अजय पाल द्वारा, महाराजा अजय पाल द्वारा विजित किया। गढ़ों के निर्माण इस क्षेत्र की बहुत प्राचीन विशेषता रही है। ऋग्वेद में वर्णित इस क्षेत्र में असुर राजा संबर के 100 गढ़ों और देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट कर दिया था। राजा संबर के 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद इस क्षेत्र में प्राणाग्राम में सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की। इसने प्राणाग्राम में सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की और पुनः सृष्टि यहीं से प्रारंभ हुई। मरीच, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, मनु आदि वंशों की परंपरा शुरू हुई। क्या हुई, सप्तऋषि कौन कौन है भाई, मरीच हैं, अंगिरा हैं, अत्रि हैं, अगस्त्य हैं, भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, मनु हैं। क्यों वशिष्ठ जी,
हाँ भाई, अगस्त्य मुनि एक जगह है हमारे यहाँ, अगस्त्य ऋषि का, ये वही है जो भगवान राम जब जा रहे थे एक आचमन में समुद्र को सुखाने वाले, एक आचमन लेते थे और समुद्र क्या हो जाते थे, सूख जाते थे। बट उस समय के लोग भी पर्यावरण के प्रति बड़े सजग, तो उन्होंने कहा नहीं, ठीक नहीं है। क्या नहीं है? ठीक नहीं है। आपने इनका नाम भी सुना होगा, अत्रि, अत्रि आश्रम, अत्रि फॉल। हाँ, माता अनुसुईया का नाम सुना है? हाँ, तो अत्रि अनुसुईया देवी टेम्पल संतान प्राप्ति के लिए चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली में अत्रि आश्रम, अनुसुईया देवी का मंदिर, संतान प्राप्ति के लिए जाते हैं लोग वहां। ठीक है, ठीक है भाई। अलकापुरी, कुबेर की राजधानी। कुबेर कौन? धन का देवता कुबेर। अलकापुरी कुबेर की राजधानी नामक स्थान को मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान बताया जाता है। मनु और श्रद्धा, यहीं से ये हमारे पूर्वज हैं कि ब्रह्मा ने मानस पुत्रों, ब्रह्मा के मानस पुत्र कौन है भाई? दक्ष, मरीचि, पुलत्स्य, पुलह और ऋतु आदि अत्रि का निवास स्थल, और अत्रि का निवास स्थल कहां? गढ़वाल ही बताया है। ब्रह्मा के मानस पुत्र कौन है? दक्ष हैं, मरीचि हैं, पुलत्स्य हैं, पुलह हैं, ऋतु हैं और अत्रि हैं, है ना। हरिराम धस्माना जी, भजन सिंह जी, भजन सिंह सिंह और डॉक्टर शिवानंद नौटियाल आदि इतिहासकारों का मत है कि ऋग्वेद में जिस सब सिंधु प्रदेश का उल्लेख हुआ है वह गढ़वाल भूमि ही है। इस क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास गणेश, नारद, मचकुंड, व्यास और स्कंद गुफाओं में ही वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी। आप अगर बद्रीनाथ जाएंगे तो गणेश गुफा भी दिखेगी आपको, नारद गुफा भी दिखेगी, मुचकुंद गुफा दिखेगी, व्यास गुफा दिखेगी, स्कंद गुफा दिखेगी। वहीं पर क्या हुआ भाई? वैदिक ग्रंथों की रचना की गई, ऐसा माना जाता है। किसके द्वारा? इतिहासकारों के द्वारा। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संबंध भी यहीं से है। टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी है, हिमयाण पट्टी। हिमयाण पट्टी में विसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन बन गया कि वशिष्ठ गुफा कहाँ है? हिमयाण पट्टी विसोन नामक जगह पर, विसोन नामक पर्वत पर है, टिहरी गढ़वाल। ठीक है। वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठाश्रम, वशिष्ठाश्रम। ऐसा माना जाता है कि राम के वनवास चले जाने पर वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति ने यही निवास किया था। गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखी? अरुंधति राय। किसी ने अपनी पुत्री का नाम रखा ना अरुंधति रॉय, तो वो बाद में लेखिका बनी, बहुत बड़ी लेखिका बनी। फिर उन्होंने शायद लिखी ये वाली गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। देखना जरा, गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग की सितौनसी पट्टी में सीता जी पृथ्वी में समाई थी। सितौनसी पट्टी मेला लगता है भाई, यहाँ मंसार का मेला प्रतिवर्ष। जो 12 सिंगा होता है उसके सिंग से खोदा जाता है खेत, वहां से एक पत्थर निकलता है, उन्हें सीता माता बोला जाता है। फिर मेला शुरू होता है मंसार का, फिर दबा दिया जाता है पत्थर। लेकिन विशेषता यह है कि अगले साल वो वही पत्थर दूसरे खेत से निकलता है, दूसरी जगह से निकलता है, ऐसा बताते हैं लोग। ठीक है। देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर, देखा होगा, दिख जाता है गाड़ी से जाते हुए। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अंतिम समय में यहां पर तपस्या की थी, रघुनाथ जी का मंदिर। ठीक है। टिहरी गढ़वाल जिले में लक्ष्मण जी के ने जिस स्थान पर तपस्या की थी उसे तपोवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तपोवन। महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारखंड यानी भृंगतुंग, केदारखंड यानी भृंगतुंग तक के यात्रा में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन मिलता है महाभारत के वन पर्व में। इसमें इस पर्व में बद्रीनाथ की भी चर्चा की गई है। इस पर्व में लोमश ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख है। मान्यता है कि कुंती व द्रौपदी सहित पांडव यहीं से स्वर्गलोक गए थे। वन पर्व के अनुसार उत्तर कुरु क्षेत्र में सतलज से अलकनंदा तक पुलिंद यानी कुणिंद राजा सुबाहु का आधिपत्य था। आसे कहा तक भाई? सतुद्री यानी सतलज से अलकनंदा तक पुलिंद यानी कुणिंद राजा सुबाहु का आधिपत्य था, जिसकी राजधानी कहां थी? श्रीनगर थी। सुबाहु ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। हरिद्वार क्षेत्र नागराज कौरव के अधीन और मंदाकिनी के उत्तर का क्षेत्र बाणासुर
के अधीन था। बाण की राजधानी ज्योतिषपुर यानी जोशीमठ थी। बाणासुर, बाणासुर की पुत्री थी फिर उषा, और कृष्ण के पोते थे कौन? अनिरुद्ध। और उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ था कहाँ? उषा मठ में, जिसे आज आप उखी मठ बोलते हैं, जहां पर ओंकारेश्वर मंदिर है, जो केदारनाथ और मद महेश्वर का शीतकालीन निवास है। केदारनाथ जी 6 महीने कहाँ रहते हैं भाई? ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में रहते हैं। और मद महेश्वर भी कहाँ रहते हैं 6 महीने? उखी मठ में रहते हैं। दोनों की गद्दी कहाँ पर है? उखी मठ में। तो अगर आप केदारनाथ नहीं जा पा रहे हो या आप शीतकाल में चले गए तो उखी मठ में आप केदारनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो जी। तो वो बेदी भी है जहां पर उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ था, ओंकारेश्वर मंदिर के अंदर है। ठीक है। वन पर्व के अनुसार उत्तर गुरु ये बता दिया मैंने। सुबाहु के बाद राजा विराट का उल्लेख है, जिसकी राजधानी जौनसार के विराटगढ़ी में थी। इसी की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। उत्तरा को जब खंड दिया जो राजा ने, राजा विराट ने, उसी को बोलते हैं कि उत्तराखंड। एक मान्यता ये भी है उत्तरा का खंड, है ना, क्योंकि अर्जुन को श्राप मिल गया था, है ना। तो अर्जुन किस रूप में थे उस समय? किन्नर के रूप में। उन्होंने उत्तरा को नृत्य की शिक्षा दी थी। क्या दी थी? नृत्य सिखाया था। तो साथ में उन्होंने ये भी समझ लिया था कि मैं अपने पुत्र अभिमन्यु का विवाह किसके साथ करूंगा? उत्तरा के, अपनी जो स्टूडेंट है उत्तरा, उसके साथ करूंगा। ठीक है। महाभारत के अनुसार इस क्षेत्र में खस, अंगण, किम पुरुष आदि जनजातियां भी निवास करती थी। खस बड़े ताकतवर जाति थी कि बहुत ताकतवर हुआ करते थे ये लोग, है ना, खस। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम नामक 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। इसमें कण्वाश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ। इसका दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र कौन है? भरत। उसका जन्म कहां हुआ? कण्वाश्रम में हुआ। क्या बोलते हैं उसको आज? चौका घाट। हाँ, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ये वही बच्चा है जो शेर के दांत गिनता है आश्रम में। ठीक है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य विज्ञान शाकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पर इसी कण्वाश्रम में की थी। मालिनी नदी के तट पर है कण्वाश्रम। शिक्षा का केंद्र था। वर्तमान नाम क्या है? चौका घाट। धार्मिक ग्रंथों में कहीं कहीं केदार खस मंडले शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द के अनुरूप केदारखंड तो खस प्रदेश का पर्यायवाची माना गया है। विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जाति के लोग बहुत सशक्त थे। खसों के समय गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध मत का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था। कुछ विद्वान इन्हें आर्य मानते हैं। मैं एक बार रीड करके बता दे रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी क्या हो। कई बार क्या होता है लास्ट क्लास में खुद से नहीं पढ़ा जाता, श्रवण ज्ञान सुन लीजिए उसको। ऐसे कुमाऊं क्षेत्र में अगर मैं जाऊं, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास चंपावती नदी के पूर्व कच्छप की पीठ की आकृति वाले कांतरेश्वर पर्वत, वर्तमान में क्या बोलते हैं? कांडादेव या कानदेव, पर विष्णु भगवान का कूर्म या कच्छप अवतार हुआ था। कालांतर में इस पर्वत के नाम पर मानस खंड के इस क्षेत्र को कूर्मांचल कहा जाने लगा। संस्कृत शब्द है कूर्मांचल। कूर्म मतलब कछुआ, कूर्म मतलब मकर वाहिनी गंगा, कूर्म वाहिनी यमुना। गंगा में मगरमच्छ तो मकर वाहिनी गंगा, कूर्म वाहिनी यमुना। यमुना में क्या होते थे? मगरमच्छ। यमुना में क्या होते थे? कछुए। ठीक है जी। कांतेश्वर पर्वत बता दिया मैंने, कूर्मांचल बता दिया। फिर यही कूर्मांचल शब्द आगे चलकर प्राकृत में क्या कहलाया? कुमु। क्या कहलाया? कुमु, काली कुमु, है ना। हिंदी में कुमाऊं हो गया फिर बाद में। प्रारंभ में केवल चंपावत के आसपास के क्षेत्र को ही कुमाऊं कहा जाता था, लेकिन आगे चलकर वर्तमान अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, संपूर्ण क्षेत्र को कुमाऊं कहा जाने लगा। असली कुमाऊं जो है वो चंपावत है, कुमू जिसको कहा जाता है। काली कुमाऊं का शेर कौन? काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? काली कुमू का शेर हर्षदेव। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है भाई। ब्रह्मा एवं वायु पुराण के अनुसार यहाँ किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों का निवास रहा है। महाभारत में भी कूर्मांचल क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद और खस जनजातियों के निवास करने का उल्लेख हुआ है। जाखंड देवी मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में।
जाखण देवी मंदिर अल्मोड़ा का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काल में इस क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। यहां पर यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है? आंसर जाखण देवी मंदिर अल्मोड़ा। और जाखण नाम कई जगह मिल जाएगा आपको उत्तराखंड में, है ना। इसका मतलब यक्ष यहां पर निवास करते थे। कुमाऊं क्षेत्र में बिनाग या बेनीनाग, धौलनाग, कालीनाग, पिंगल नाग, खरहरी नाग, बासुकी नाग आदि नाग देवता के मंदिरों की उपस्थिति प्राचीन काल में नाग जाति के लोगों के निवास को प्रमाणित करता है। नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है पिथौरागढ़ का बेनी नाग है। बेनी नाग कहां है? पिथौरागढ़। जाखण देवी मंदिर कहां है? अल्मोड़ा। जाखण देवी यक्षों के निवास की पुष्टि करता है, जबकि बेनी नाग नाग जाति के लोगों की पुष्टि करता है। अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व यानी मुंडा भाषा के साथ किरातों के वंशज आज भी कुमाऊं में अस्कोट और डुडिहाट नामक क्षेत्रों में निवास करते हैं। किरातों के वंशज तो कौन सी भाषा बोलते हैं? मुंडा भाषा बोलते हैं। बाद की कुमाऊं की जातियों में खस का उल्लेख मिलता है, जो कि बहुत सशक्त थे। इनके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ। कुमाऊं में राजपूतों का प्रवेश से पहले खसों का ही प्रभुत्व था। बहुत ही ताकतवर लोग जिन्हें बोलते हैं कौन? खस। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऐतिहासिक काल में। किसमें? ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, फिर इसने सिलेबस में दे रखा उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां पढ़नी है। फिर कुनिंद के बारे में पढ़ना है, फिर योद्धे के बारे में पढ़ना है, कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में पढ़ना है ना, कत्यूरियों के बारे में पढ़ना है। और मुझे लग रहा कि इस बार परमार और चंद से क्वेश्चन बनेंगे। कहां से? इसलिए चंद को ढंग से पढ़ लीजिएगा भाई। कुमाऊं का चंद राजवंश, परमार राजवंश गढ़वाल का, और कुमाऊं का चंद राजवंश। चंद राजवंश का चिन्ह क्या थी? गाय थी। याद है? उसको अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा। ठीक।